अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम 12th वाला पोर्शन जो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन लेके आए हैं। आज मैं आपको इसमें जो भी बोर्ड में सवाल आता है वो हम आज डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बच्चा आपको याद रखना है सवाल कौन कौन से आता है। बायोडाइवर्सिटी एंड दिस वेरियस लेवल्स 3 मार्क्स का सवाल आता है। स्पेशीज रिचनेस क्या होता है और हमें स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप बताओ वो क्या होता है और उसका ग्राफ बनाना होता है, ये 5 नंबर का सवाल आता है। रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस 3 नंबर का सवाल आता है, या काजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस 5 नंबर का सवाल आता है। एक्सटिंक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं 3 नंबर का सवाल आता है। और लास्ट वाला सवाल आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, ठीक है। इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं विद सम एग्जांपल्स। ये कुछ 6 क्वेश्चन है जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं, ठीक है। और मैं आपको ये एग्जैक्टली जैसे बोर्ड में पूछे जाएंगे वैसे डिस्कस कराऊंगा। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन पे। सबसे पहले है बायोडाइवर्सिटी होता क्या है। बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, इससे पहले भी किसी लेक्चर में मैंने आपको ये पढ़ाया था। जो बायोडाइवर्सिटी होता है, बायोडाइवर्सिटी होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोडाइवर्सिटी होता है वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी, वैरायटी मीन्स डाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। तो जो आप डिफरेंट टाइप्स के लिविंग बींग्स देखते हो अर्थ की सरफेस पे, डिफरेंट स्पेशीज देखते हो अर्थ की सरफेस पे, ये जो आपको ये वैरायटी मिलती है, इसी वैरायटी को नाम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। दैट मीन्स डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसका नाम था एडवर्ड विल्सन, ठीक है। उसी ने इस बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया। तो टर्म बायोडाइवर्सिटी, टर्म बायोडाइवर्सिटी was popularized by sociobiologist। ये एक सोशियोबायोलॉजिस्ट था। सोशियोबायोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं जो एनिमल्स का सोशल बिहेवियर स्टडी करे। was popularized by sociobiologist एडवर्ड विल्सन एंड ही said, और इसने बोला क्या, एंड he said diversity is present at all levels. Diversity is present at all levels, at all levels। देखो ये आपको सीखना है कि इसने क्या बोला। एडवर्ड विल्सन जो है सोशियोबायोलॉजिस्ट था जो सोशल बिहेवियर एनिमल्स का स्टडी करता है, ठीक है। अब इसने क्या बोला डाइवर्सिटी हर लेवल पे प्रेजेंट है। मैंने बोला ये क्या होता है कि हर लेवल पे डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है। इसने बोला अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल से हैबिटेट लेवल तक जाओगे, कहां से कहां तक, मॉलिक्यूलर लेवल से, या मैं बोलूंगा मैक्रोमोलिक्यूलर लेवल से आप जाओगे हैबिटेट लेवल तक आपको हर जगह डाइवर्सिटी मिलेगी, आपको हर जगह बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। दैट मीन्स अगर आप मॉलिक्यूल्स की लेवल पे जाओगे, हमें कोई एक टाइप का मॉलिक्यूल नहीं मिलता है। अगर आप बायोमॉलिक्यूल्स को ही स्टडी करते हो, आप देखते हो एक होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, डिफरेंट ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। दैट मीन्स जो ये डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, ये मॉलिक्यूलर लेवल पे। आप जाओ मॉलिक्यूल से जाओ ऑर्गेनील लेवल पे भी आपको डाइवर्सिटी मिलेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनील मिलेंगे सेल में। आप जाओ सेल पे जाओ, सेल की लेवल पे भी आप देखो, हम में देखो एक ऑर्गेनिज्म में हम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। दैट मीन्स डाइवर्सिटी जो है सेल्यूलर लेवल पे भी है। टिश्यू लेवल पे जाओ, टिश्यू लेवल पे भी डाइवर्सिटी है। ऑर्गन लेवल पे जाओ, वहां पे भी डाइवर्सिटी है। ऑर्गन सिस्टम लेवल पे जाओ, आप एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जाओ, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको। स्पीशीज लेवल पे जाओ, वहां पे भी आपको डाइवर्सिटी मिलती है। और अगर आप हैबिटेट लेवल तक भी जाओगे, हैबिटेट होती है रहने की जगह। आप देखो रहने की जगह, कोई रहता है प्लेन लैंड एरिया पे, कोई रह रहा है पानी में, कोई रह रहा है जंगल में, फॉरेस्ट में, कोई रह रहा है डेजर्ट पे। तो ये रहने की जगह को आप नाम क्या बोलते हो, हैबिटेट। तो हैबिटेट लेवल तक भी क्या है, डाइवर्सिटी। दैट मीन्स छोटी लेवल से लेके टॉप लेवल तक हर जगह आपको क्या मिलती है, डाइवर्सिटी मिलती है। और ये चीज हमको किसने बोला, एडवर्ड विल्सन ने बोला कि डाइवर्सिटी जो है ये हर ऑल लेवल से प्रेजेंट है। अब दूसरा होता है ये कौन कौन सी लेवल जो है, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कौन कौन सी लेवल है बायोडाइवर्सिटी की, किस किस लेवल पे वैरायटी है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। ये जो है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, याद रखना एनसीईआरटी बोलती है हमें 3 लेवल्स डिस्कस करनी है। सबसे पहला वाला लेवल जो होता है उसको हम नाम बोलते हैं जेनेटिक लेवल। क्या बोलते हैं, जेनेटिक लेवल ऑफ डाइवर्सिटी या जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखो बच्चे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है,
जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है? सबसे पहले जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसको हम देखेंगे क्या है। जेनेटिक डाइवर्सिटी होता है डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ जीन्स, डाइवर्सिटी वैरायटी एट लेवल ऑफ जीन्स, डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ जीन्स within one species, within one species, within one species over its distributional range, over its distributional range, over its distributional range। देखो उसका क्या मतलब है भाई, कोई स्पेशीज ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैं ह्यूमनस को सिलेक्ट करता हूं, आप ह्यूमनस को देख लो, ठीक है, विद इन वन स्पेशीज। अब देखो ह्यूमनस में जीन्स वैरी करते हैं, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, जिसको आप नाम बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, अगर आप यहां कश्मीर टॉप से जाओगे कन्याकुमारी तक की ओर जाओगे, आप देखना जो ह्यूमनस हैं, ह्यूमनस के जीन्स वेरी कर रहे हैं। इधर के कश्मीर के लोग भाई जो है वो नीचे वाले पार्ट्स के साथ, दिल्ली वाले लोगों के साथ मिलेंगे नहीं, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। आप दूसरे किसी कंट्री में जो अफ्रीका के लोग देखो, उनके अलग से कैरेक्टर्स होते हैं, हमारे अलग से कैरेक्टर्स होते हैं। ये जो हम में अलग कैरेक्टर, उनमें अलग कैरेक्टर होते हैं, ये होती हैं बिकॉज कि उनके जीन्स हमारे जैसे जीन्स नहीं होते, उनमें थोड़ी सी वेरिएशन होती है, फर्क होता है, वैरायटी होता है। दैट मीन्स हमारे जीन्स और उनके जीन्स क्या है, वेरी करते हैं। इसी को बोलते हैं विद इन वन स्पेशीज। किसी एक स्पेशीज में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाओगे, आप उसी स्पेशीज में देखोगे उनमें जीन्स में वेराइटी है, जीन्स में वेराइटी है। उसी वेराइटी को, उसी डाइवर्सिटी को आप नाम बोलते हो जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो कोई भी स्पेशीज आप स्टडी कर लो, एक जगह से दूसरी जगह की ओर जाओगे, आपको देखेगा उस स्पेशीज में, जीनस में क्या है, डाइवर्सिटी है। फिर एनसीईआरटी ने दिया एग्जांपल, क्या दिया एग्जांपल, उसने बोला अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया मोर देन 50,000 मोर देन 50 के जेनेटिकली डिफरेंट राइस strains and 1,000 mango and 1,000 mango varieties are found, mango varieties are found। अगर हम इंडिया में देखें, देखो स्पेशीज मैंने सिलेक्ट किया राइस, क्या किया, राइस। आप देखो विद इन राइस जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी है। जैसे कि अगर आप कश्मीर में ही देखोगे, हमारे पास डिफरेंट टाइप के राइस है। जैसे कि आप जो है SR2 है, SR3, वो तो वैसे वाटर लॉग्ड एरियाज में यूज होते हैं, SR4 है। कश्मीर में जो राइस यूज होती है, यहाँ पे डिफरेंट राइस की वेराइटीज यूज होती है। बासमती राइस देखा होगा आपने, कश्मीरी वाला राइस देखा होगा आपने, K9 देखा होगा। तो विद इन कश्मीर जो है एक राइस है, स्पेशीज एक है, उसमें वेराइटी है। और ये वेराइटी जो होती है ना, डिफरेंट टाइप्स के राइस, ये होती है एक्चुअली क्योंकि इनके जीन्स वेरी करते हैं। दैट मीन्स अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में 50,000 डिफरेंट राइस वेराइटीज पाए जाते हैं। और ये जो डिफरेंट वेराइटीज है ना, ये इसलिए है क्योंकि राइस की वेराइटीज में जीन्स डिफरेंट है, उसको फिर से बोलेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी। सिमिलरली ग्रोज विद मैंगो, 1000 मैंगो वेराइटीज आर फाउंड। और वो डिफरेंट वेराइटी क्यों है, क्योंकि उनके जीन्स डिफरेंट है, तभी वो डिफरेंट है। जीन्स ही डिटरमाइन करता है कि कौन से प्लांट के पास कौन से कैरेक्टर्स होंगे। और एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया है, और अच्छा एग्जांपल दिया है उसने, एक मेडिसिनल प्लांट दिया है। मेडिसिनल प्लांट एक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना, रोवोल्फिया वोमिटोरिया। बोला जो ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया है, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट कंसंट्रेशन, different concentration and potency of reserpine chemical, क्या बोला, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है, ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। जो ये रोवोल्फिया वोमिटोरिया बच्चा, पहले आपको याद रखना है, ये हिमालयज में पाया जाता है। अगर इंडिया की बात करें, हिमालयज में पाया जाता है। मैं मान के चलता हूं फॉर एग्जांपल ये प्लांट है रोवोल्फिया वोमिटोरिया। अगर आप हिमालयज में जाओगे एक जगह से दूसरी जगह, उसको नाम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, ठीक है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओगे, जो इस जगह पे आपको मिलेगा ना रोवोल्फिया वोमिटोरिया, इससे केमिकल मिलता है रिसरपाइन। इससे केमिकल क्या मिलता है, रिसरपाइन मिलता है।
तो इसी रॉ वोल्फिया मूवमेंट एरिया से यहां पे भी हमें क्या मिलता है, रिसरपाइन मिलता है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, जो इस जगह पे रॉ वोल्फिया मूवमेंट एरिया है, ये जो रिसरपाइन प्रोड्यूस करता है, इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन, इसकी पोटेंसी और कंसंट्रेशन जो होता है वो उस वाले रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया वाले रिसरपाइन से डिफरेंट होता है। तो दैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन और इसका पोटेंसी जो है वो वैरी करता है। दैट मीन्स दिस रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया विल प्रोड्यूस मोर रिसरपाइन, दिस विल प्रोड्यूस लेस रिसरपाइन। इसका जो होगा मोर पोटेंट का मतलब ये ज्यादा तेज इफेक्ट दिखाता होगा, क्योंकि ये जो है इट इज यूज्ड टू लोअर द ब्लड प्रेशर, दिस रिसरपाइन केमिकल। अगर आप यहां का इस वाले रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया का रिसरपाइन खाओगे ना, it will have more effect, मान के चलो it will have less effect। that means जो ये रिसरपाइन प्रोड्यूस करते हैं ये थोड़ा वेरी करता है, इसका रिसरपाइन और इसका रिसरपाइन दो चीजों में वेरी कर रहा है। और वो वेरिएशन क्यों आएगी, वो वेरिएशन इसलिए होती है क्योंकि इस जगह पे जो रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया है, इस जगह पे जो रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया है और जो इस जगह पे रॉ वोल्फिया वोमेटोरिया है, इनमें आपस में जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इनमें जब जेनेटिक डाइवर्सिटी है तभी जाके जो ये केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी थोड़ी सी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है, वेरिएशन होती है। ये चीज याद रखना। तो ये भी एग्जांपल है किसका, जेनेटिक डाइवर्सिटी का। इसके बाद पहला लेवल होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसे मैंने आपको बोला क्या होता है। दूसरा लेवल जो होता है वो होता है स्पेशीज डाइवर्सिटी। दूसरा लेवल जो होता है वो होता है स्पेशीज डाइवर्सिटी। देखो स्पेशीज डाइवर्सिटी कितना आसान है। स्पेशीज डाइवर्सिटी होता है डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ स्पेशीज, डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ स्पेशीज, डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ स्पेशीज के लेवल पे डाइवर्सिटी होना। जैसे कि किसी एक जगह पे 10 स्पेशीज पाए जाते हैं, दूसरी जगह पे 20 स्पेशीज पाए जाते हैं। तो अगर मैं बोलूं उन दो जगहों के बीच में क्या है, इनके बीच में फर्क है किसमें, स्पेशीज डाइवर्सिटी में। या मैं अगर एनसीईआरटी का ही एग्जांपल कोट करूं, एनसीईआरटी बोलती है जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं, क्या होते हैं, वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एम्फीबियन स्पेशीज देन ईस्टर्न घाट्स। उसका मतलब यह है बच्चा, देखो उसका क्या मतलब है, उसका मतलब यह है अगर आप इंडिया का नक्शा देखोगे, ठीक है, अगर आप इंडिया का नक्शा देखोगे, ये वाले रीजन होते हैं ईस्टर्न घाट्स। क्या होते हैं, ईस्टर्न घाट्स। ये वाले रीजन जो होते हैं ना कि यहां से लेके यहां तक, ये वाले रीजन, इनको बोलते हैं वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में एम्फीबियन ज्यादा पाए जाते हैं। दैट मींस वहां स्पेशीज डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस इज मोर देन कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स। और यहां पे इसलिए होते हैं क्योंकि आप देखोगे मोस्ट जो रिवर्स होते हैं ना वो इधर से फ्लो करते हैं। क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। और एम्फीबियंस को चाहिए ना पानी भी और लैंड भी, ठीक है। तो इस वजह से वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि रिवर ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, इस वजह से वेस्टर्न घाट्स में जो है ज्यादा एम्फीबियन की पॉपुलेशन, ज्यादा एम्फीबियन की स्पेशीज पाई जाती है। दैट मींस डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। तो स्पेशीज की लेवल पे डाइवर्सिटी होने को नाम बोलते हैं स्पेशीज डाइवर्सिटी। नाउ वी हैव थर्ड लेवल, वी कॉल दैट एज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी इससे आसान है। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है डाइवर्सिटी एट द लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स। डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स याद रखना, डाइवर्सिटी एट लेवल ऑफ इकोसिस्टम्स। मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, इकोसिस्टम होता है वो जगह जहां पे इंटरेक्शन होती है बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। मतलब कोई जगह जहां पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इंटरेक्ट करते हैं आपस में। जैसे कि रिवर जो है ये एक इकोसिस्टम है, लैंड जो है फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम है, डेजर्ट जो है ये एक इकोसिस्टम है, ठीक है। तो इकोसिस्टम वो जगह होती है जहां ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। और मुझे बोला जा रहा है इकोसिस्टम्स में भी डाइवर्सिटी होती है। किसी जगह ज्यादा इकोसिस्टम पाए जाते हैं, किसी जगह कम इकोसिस्टम पाए जाते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने एग्जांपल बोला इंडिया जो है, इंडिया हैज मोर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया में ज्यादा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी देन स्कैंडिनेवियन country like Norway. That means
दैट मीन्स जो नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज होते हैं ना, उनको नाम बोलते हैं स्कैंडिनेविया, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें कंट्री आती है लाइक नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, ठीक है। वहाँ पे थोड़ी वो जो होता है ना, वहाँ टेम्परेट रीजन ज़्यादा होता है, लाइक वहाँ आधा साल गर्मी आधा साल सर्दी, वैसा सीन होता है। अब इंडिया जो है, इंडिया का मोस्ट पार्ट जो है ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, तो यहाँ के इकोसिस्टम ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में आपको फॉरेस्ट भी मिलेगा, डेजर्ट भी मिलेगा, एल्पाइन मीडोज भी मिलेंगे, ग्रास लैंड्स भी मिलेंगे, डेजर्ट्स भी मिलेंगे, रिवर्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको इकोसिस्टम ज़्यादा मिलेंगे कंपेयर टू विच कंट्री, दिस नॉर्वे। तो इट मीन्स इंडिया में इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी ज़्यादा है देन नॉर्वे में। नॉर्वे में उतने ज़्यादा इकोसिस्टम पाए नहीं जाते हैं। तो दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड इट इज डिफरेंट लेवल्स। तो खत्म, ये सवाल खत्म। दूसरा सवाल आता है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन इसी सवाल से एक सवाल आएगा। पहले मैं इसको सिखाऊंगा ताकि आपको फिर आगे जाके सारी चीजें समझ आ जाए। देखो पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न होता है कि बायोडाइवर्सिटी का पैटर्न क्या है। जैसे क्या, अगर मैं परेपुरा से राजबाग की ओर जा रहा हूं, बायोडाइवर्सिटी बढ़ रही है कि घट रही है, इसका पैटर्न क्या है, वही होता है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी। लेकिन मुझे पता है अर्थ की सरफेस पे देयर इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, देयर इज uneven distribution, there is uneven distribution, there is uneven distribution of plant and animal species, there is uneven distribution of plant and animal species, animal species on earth, on earth। कॉमन सेंस है, अर्थ पे हर जगह जो है बायोडाइवर्सिटी एक जैसी नहीं है। किसी जगह बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, किसी जगह बायोडाइवर्सिटी कम है, तो उसी का मतलब होता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बायोडाइवर्सिटी का अर्थ के सरफेस पे अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसका पैटर्न क्या है, अब इसका पैटर्न क्या है, तो मेरे पास तीन टाइप के पैटर्न्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पैटर्न, टाइप्स ऑफ पैटर्न। मेरे पास तीन किस्म के पैटर्न होते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले वाले को हम नाम बोलते हैं अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट, अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट या अल्टीट्यूडनल पैटर्न। देखो अल्टीट्यूडनल पैटर्न या अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, सुनो। ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस। अब आप जब अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, जब अल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, बायोडाइवर्सिटी में क्या डिफरेंस आती है, दैट मीन्स जब आप प्लेन एरिया से, प्लेन एरिया मतलब यही कश्मीर का ये वाला प्लेन एरिया, जब आप प्लेन एरिया से ऊपर जाते हो, पहाड़ों की ओर जाते हो, पहाड़ों की ओर जाते हो, इंक्रीज इन अल्टीट्यूड होगा, बायोडाइवर्सिटी घटेगी कि बढ़ेगी। तो मैं बोलूंगा इसका आंसर ये है विद, याद रखना, विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, जितना आप ऊपर जाओगे पहाड़ों की ओर, बायोडाइवर्सिटी जो होगी, बायोडाइवर्सिटी जो होगी, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। कॉमन सेंस, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस, क्योंकि आपको पता है जितना आप ऊपर जाओगे ना, आपको फिर उस बर्फ वाले पहाड़ मिलेंगे, वहां पे ज्यादा डाइवर्सिटी, वहां पे सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि जितना आप ऊपर जाओगे ना, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती है वो उतनी हारिश होती है, तो वहां पे सर्वाइव करना, हाई अल्टीट्यूड्स पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, जितना प्लेन एरिया से ऊपर जाओगे, जितना प्लेन एरिया से ऊपर जाओगे, बायोडाइवर्सिटी जो है ये घट जाएगी, ये घट जाएगी। इसको बोलते हैं अल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट। दूसरा होता है बच्चा, उसको नाम बोलते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। सुनना बच्चे, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। दूसरा, पहले आपको सीखना है लैटिट्यूड क्या होता है। तो मैं यहां पे एक अर्थ का गोला बना दूंगा, ध्यान देना, मैं यहां पे एक अर्थ का गोला बना रहा हूं, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन जो है बीच में जाती है, एक इमेजिनरी लाइन जो है जो बीच में जाती है, जो एन सर्कल करता है अर्थ को, ठीक है। इस वाली लाइन को आप नाम बोलते हो इक्वेटर। क्या बोलते हो, इक्वेटर, ठीक है। इसको बोलते हैं नाम इक्वेटर, याद रखना। फिर हम यहां पे और एक इमेजिनरी लाइन्स डालते हैं, इमेजिनरी लाइन्स डालते हैं किधर की ओर, ये होते हैं पोल्स। दिस इज नॉर्दर्न पोल, ठीक है, दिस इज नॉर्थ पोल, मैं सीधे लिखूंगा दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल, दिस इज साउथ पोल, याद रखना। फिर क्या होती है, यहां पे एक इमेजिनरी लाइन्स होती है ऐसे, उनको नाम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन्स या लैटिट्यूडनल लाइन्स, जो किधर की ओर जाते, पोलस की ओर जाते हैं, पोलस की ओर जाते। इन इमेजिनरी लाइन्स को जो पैरेलल होते हैं टू इक्वेटर, यू कॉल देम एज लैटिट्यूडनल लाइन्स। देखो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट क्या होता है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट होता है अगर आप इक्वेटर पे हो, कहां पे हो, अगर आप इक्वेटर से पोलस की ओर जा रहे हो, पोलस की ओर जा रहे हो, हमें बताओ बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी, बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी। दैट मीन्स इंक्रीज इन लैटिट्यूड, अरे यार इसको क्या हो गया,
इंक्रीजिंग लैटिट्यूड से बायोडाइवर्सिटी बढ़ेगी या घटेगी वो हमने देखना है। सुनो बच्चा, इस वाले रीजन को जो इक्वेटर पे जो यहां से लेके जो यहां से याद रखना 23.5 डिग्री नॉर्थ या 23.5 डिग्री साउथ की ओर होगा, इस वाले रीजन को हम नाम बोलते ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं? इन वाले रीजन को नाम बोलते ट्रॉपिक्स, इन वाले रीजन को नाम बोलते सब ट्रॉपिक्स। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिक्स। ठीक है, इन वाले रीजन को नाम बोलते हैं टेम्परेट। क्या बोलते हैं? टेम्परेट रीजन्स। और इन वाले रीजन्स को नाम बोलते हैं पोलर रीजन्स। क्या बोलते हैं? पोलर रीजन्स। अब इतना याद रखना, जब आप इक्वेटर से ऊपर जाते हो पहले आता है ट्रॉपिकल रीजन, फिर आता है सब ट्रॉपिकल रीजन, फिर टेम्परेट, फिर पोलर। सिमिलरली गोज विद यहाँ पहले आएगा ट्रॉपिक्स, फिर सब ट्रॉपिक्स, फिर टेम्परेट, फिर पोलर रीजन। अब मुझे देखना है जब लैटिट्यूड इंक्रीज हो, दैट मीन जब आप इक्वेटर से कहां की ओर जाओ? पोल्स की ओर जाओ। क्योंकि लैटिट्यूडनल लाइन जो होती है ना, लैटिट्यूडनल लाइन जो है वो इक्वेटर के साथ बनाता है 0 डिग्री एंगल। जितना आप ऐसे ऐसे जाओगे ना एंगल बढ़ेगा। तो लैटिट्यूडनल लाइन्स का काम ये होता है एंगुलर डिस्टेंस मेजर करते। तो दिस इज लैटिट्यूडनल लाइन, ऐसी ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन। तो जितना आप पोल्स की ओर जाओगे फ्रॉम इक्वेटर, हमें बताओ जो बायोडाइवर्सिटी वो बढ़ेगी कि घटेगी? अब इसका जवाब मेरे पास है, देखो जवाब क्या है, विद increase in latitude, याद रखना बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। जितना आप इक्वेटर से पोल की ओर जाओगे, इस सेंटर से, इक्वेटर के सेंटर से पोल की ओर जाओगे, उतना बायोडाइवर्सिटी कम होगा। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी जो होती है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी जो मिलेगी आपको, वो मिलेगी आपको ट्रॉपिक्स पे। कहां मिलेगी? ट्रॉपिक्स पे। ठीक है, ट्रॉपिक्स पे। ठीक है, दूसरा इंटरमीडिएट बायोडाइवर्सिटी जो मिलेगी, मतलब इससे कम बायोडाइवर्सिटी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी टेम्परेट रीजन्स में। कहां पे? टेम्परेट रीजन में मिलेगा, टेम्परेट रीजन्स। सब ट्रॉपिक्स को छोड़ दो। जो आपको लीस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलेगी, लीस्ट बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी आपको कहां पे? पोलर रीजन्स पे। कहां पे? पोलर रीजन्स पे। ये आप याद रखो। और इसका रीजन ये होता है क्योंकि ट्रॉपिक्स जो होते हैं, ट्रॉपिक्स पे ग्लेशिएशन नहीं होती है, और ट्रॉपिक्स को काफी टाइम मिलता है स्पेसिएशन के लिए। और रीजन ये भी है क्योंकि यहां पे सन होगा बच्चा, यहां पे सन होगा, तो ट्रॉपिक्स पे सनलाइट अवेलेबिलिटी ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा किसको? ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को। दैट मीन्स यहां खाना ज्यादा बनेगा क्योंकि यहां ज्यादा सनलाइट पड़ती है। पोल्स पे सनलाइट ज्यादा नहीं पड़ती है। टेम्परेट होता है ये कश्मीर वाला रीजन, जहां आधा साल गर्मी आधा साल सर्दी होता है। तो सबसे ज्यादा ट्रॉपिक्स में पूरा साल एक जैसा गर्मी। तो ये वाले रीजन जो होता है ट्रॉपिक्स वाले रीजन, इनमें सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, इससे कम होती है सब ट्रॉपिक्स में, इससे कम होती है टेम्परेट में, इससे कम होती है पोलर रीजन में। ये चीज आप इतना ही याद रखना। ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा जो होता है उसको नाम बोलते हैं स्पेशीज एरिया और रिलेशनशिप। ये तीसरा पैटर्न है। और यही जो है आपका सवाल आता है 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का सवाल जो है वो यही आता है कि स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है और हमें ग्राफ बताओ और Z वैल्यू बताओ, Z क्या होता है। नाउ थर्ड स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप, ये जो है यहां पे ये भी एक पैटर्न है, और यही हमें 5 मार्क्स का सवाल आता है, ये आप याद रखो। चलो इसी को पढ़ते हैं अब, स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप को। देखो बच्चे लिखा हुआ है, सवाल भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप जब भी हम पढ़ते हैं सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए जो स्पेशीज रिचनेस है, स्पेशीज रिचनेस क्या होता है। तो याद रखो स्पेशीज, ये समझने से पहले मुझे पता होना चाहिए स्पेशीज रिचनेस क्या होता है। याद रखो स्पेशीज रिचनेस होता है नंबर ऑफ स्पेशीज विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितनी स्पेशीज हैं उसी को अपना हम बोल दो कि स्पेशीज रिचनेस, मतलब किसी जगह पे स्पेशीज ज्यादा है या कम है,
तो ज्यादा मतलब ज्यादा स्पेशीज रिचनेस, कम स्पेशीज मतलब कम स्पेशीज रिचनेस। तो सिंपली कितनी स्पेशीज है किसी पर्टिकुलर जगह पे विद इन ए पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, याद रखना। वो एक नेचुरलिस्ट था और एक जियोग्राफर था, नाम था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है, इसने एनालाइज किया। क्या किया? एनालाइज किया मतलब स्टडी किया। किसको? साउथ अमेरिकन जंगल्स को। साउथ अमेरिकन जंगल्स को इसने एनालाइज किया। साउथ अमेरिकन जंगल्स को इसने एनालाइज किया। एनालाइज्ड साउथ अमेरिकन जंगल्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट, एंड और इसने देखा, ऑब्जर्व्ड दैट, इसने देखा, देखो क्या देखा, देखो क्या देखा, इसने देखा जितना ये एरिया ज्यादा कवर करता है उतना स्पेशीज का नंबर बढ़ रहा है। मतलब जितना इंक्रीज इन एरिया होता है, जितना जंगल में आगे आगे बढ़ता है, उतना स्पेशीज का नंबर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मैं लिखूंगा अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एनालाइज्ड साउथ अमेरिकन जंगल्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट स्पेशीज रिचनेस जो होता है, स्पेशीज रिचनेस जो होता है, स्पेशीज रिचनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एरिया। स्पेशीज रिचनेस इंक्रीजेस इन विद इंक्रीज इन एरिया, विद इंक्रीज इन एरिया, याद रखना। लेकिन ये होता है अप टू ए लिमिट, अप टू ए लिमिट, ये एक पर्टिकुलर लिमिट तक होता है। देखो उसका क्या मतलब है बच्चा। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग पॉइंट में मान के चलता हूं, यहां पे मैं मान के चलता हूं, यहां पे जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहां तक जो है 2 किलोमीटर डिस्टेंस है। जंगल है, साउथ अमेरिकन जंगल में जो चल रहा है, ये जो है 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। ऐसी डिस्टेंस बढ़ रहा है, जंगल के अंदर मैं जा रहा हूं ज्यादा। जब मैं जा रहा हूं, ध्यान देना, मुझे जब मैंने यहां से स्टार्ट किया, स्टार्टिंग पॉइंट से आप मान के चलो, मुझे यहां पे जो है 10 स्पेशीज मिले। कितने स्पेशीज? 10 स्पेशीज। एरिया बढ़ा दिया मैंने और एरिया कवर किया तो मुझे मिल रहे 20 स्पेशीज। क्या मिल रहे? 20 स्पेशीज। मैंने और एरिया कवर किया, मुझे मिल रहे 40 स्पेशीज। तो स्पेशीज का नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। पहले 10 थे, अब 20 हो गए, अब 40 हो गए, ठीक है। अब 40 से जो है अब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ध्यान देना इंक्रीज कैसा होगा। 40 से होगा 50। क्या होगा? 50। अब इंक्रीज हो रहा है, लेकिन पहले जो है डबलिंग जैसे हो रहा था, तेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो थोड़ा कम होगा। क्या होगा? कम। अब मुझे 50, मैंने और चला, मुझे 55 मिल रहे, मैंने और चला, मुझे 58 मिल रहे, मैंने और चला, मुझे 59 मिल रहे, मैं और चला, मुझे 59 से 59 ही मिल रहे, मुझे 59 से 59 स्पेशीज ही मिल रहे। दैट मीन्स जितना आप इंक्रीज इन एरिया करोगे स्पेशीज का नंबर बढ़ेगा, जितना आप आगे चलोगे स्पेशीज का नंबर बढ़ेगा, लेकिन वो भी कब तक बढ़ेगा? एक लिमिट तक। उसके बाद जंगल में स्पेशीज का नंबर नहीं बढ़ेगा। वो इसीलिए क्योंकि आपने सारे स्पेशीज को देखा होगा। अब जो नई स्पेशीज आप देखोगे ना, वो रिपीटेशन होगा। आप इन्हीं स्पेशीज को फिर से यहां से देखोगे, उनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनको आप स्पेशीज लिस्ट में काउंट नहीं कर सकते। तो 59 के बाद आपको फिर से यही स्पेशीज फिर से देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो है लास्ट में स्पेशीज रिचनेस जो है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी को नाम बोलते हैं स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप। मतलब स्पेशीज के नंबर और एरिया के बीच में क्या रिलेशनशिप है? वो यही है, इंक्रीज इन एरिया। जितना एरिया में इंक्रीज होगा, जितना एरिया में ये एरिया है, इंक्रीज इन एरिया, जितना एरिया में इंक्रीज होगा स्पेशीज का नंबर उतना बढ़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। ये आपको याद रखना है, अब यार गलती की मैंने, वो आपको याद रखना है। इसी का बच्चा याद रखो, इसी का एक ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। इसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, इसी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है। देखो मैं देता हूं इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, और एक वाई एक्सिस है। तो मैं एक एक्सिस बनाऊंगा, ये मैं दूसरी एक्सिस बनाऊंगा, ठीक है, दूसरी एक्सिस। दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट, याद रखना, दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट स्पेशीज रिचनेस, एंड दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट एरिया, देखो बच्चा, जितना एरिया बढ़ रहा है, स्पेशीज रिचनेस हम डिनोट करते हैं एस से, एरिया हम डिनोट करते हैं ए से। जितना खुद सोचो, जितना एरिया बढ़ेगा, आपने यहां से स्टार्ट किया, किसी एरिया से स्टार्ट किया, जितना एरिया बढ़ेगा उतना बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम आएगा। देखो एरिया बढ़ रहा है, स्पेशीज का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम आता है, ध्यान देना, एक टाइम आता है यहाँ पे, फिर स्पेशीज का नंबर
फिर स्पेशीज का नंबर नहीं बढ़ रहा है, फिर स्पेशीज का नंबर क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है, कांस्टेंट रह रहा है। इसको, इसके स्लोप को हम नाम बोलते हैं z, इसके स्लोप को हम नाम क्या बोलते हैं, तो स्लोप ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय, स्लोप ऑफ कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय z, और इस z को हम दूसरा एक नाम देते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। और ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है ये हमें यही बोलता है कि किस डिग्री से जो है स्पेशीज रिचनेस चेंज हो रहा है विद चेंज इन एरिया, रिग्रेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं। इसकी एक इक्वेशन आती है, याद रखना, इसकी एक इक्वेशन आती है, s इज इक्वल टू c a रेज पावर z। आपको पता है s जो है ये होता है स्पेशीज रिचनेस, ये क्या होता है, स्पेशीज रिचनेस। दूसरा क्या है, c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, या मैं बोलूंगा कांस्टेंट होता है, c होता है कांस्टेंट, a जो है a होता है एरिया, और z जो है ये होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जिसको आप नाम बोलते हो स्लोप ऑफ करो, स्लोप ऑफ करो। और ये हमें बोलता है कि किस तेजी से स्पेशीज नंबर बढ़ रहा है विद इंक्रीज इन एरिया, ठीक है। तो मैं यहां पे एक छोटा सा नोट पॉइंट लिखूंगा, वो यही लिखूंगा, मैं लिखूंगा द रिलेशन बिटवीन s एंड a, द रिलेशनशिप between s and a is asymptotically increasing, is asymptotically increasing, comma producing a rectangular hyperbola करो। यहां पे हमें कैसी करो मिलती है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करो मिलती है हमें यहां पे, खत्म। तो ये जो करो है इसको नाम बोलते हैं हाइपरबोला करो, क्या बोलते हैं, हाइपरबोला करो। सुनो मैं फिर से बताता हूं, स्पेशीज एरिया रिलेशनशिप क्या होता है, इंक्रीज इन एरिया होगा, स्पेशीज का नंबर बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा एक लिमिट तक, फिर स्पेशीज का नंबर नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। उसी को नाम बोलते, कांस्टेंट रहने को नाम बोलते क्या, एसिम्प्टोटिक या एसिम्प्टोट बोलते हैं। दैट मीन स्पेशीज का नंबर बढ़ेगा लेकिन एक कांस्टेंट तक, फिर नंबर नहीं बढ़ेगा। और यहां पे करो जो मिलेगी वो मिलेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करो, याद रखना। अब आपको पता है यहां पे क्यों अब स्पेशीज मिलना बंद होता है, वो इसलिए मिलना बंद होता है क्योंकि अब रिपीटिशन ऑफ स्पेशीज फिर से होता है, अब वही स्पेशीज, पुरानी स्पेशीज आपको फिर से मिलती है, याद रखना। और दूसरा, जब मैंने इस ग्राफ को स्टडी करने की कोशिश की, आप ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एरिया है 10 किलोमीटर वाला एरिया, मैं यहां पे चेक करना चाहता हूं कि स्पेशीज का नंबर क्या है। जब मैं चेक करूंगा ना बच्चा, ध्यान देना, मैं रब करूंगा फिर वापस, जब मैं इस जगह पे स्पेशीज का नंबर चेक कर रहा हूं ना, मुझे जैसे एक ही वैल्यूज मिलते हैं, मतलब यहां पे जो है यहां होता है ओवरलैपिंग ऑफ डेटा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला करो में क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑफ डेटा, बहुत सारे एरिया में आपको जो है यहां पे डेटा जो है वो कोइंसाइड करता है ऑलमोस्ट, तो जिसकी वजह से यहां पे ओवरलैपिंग ऑफ डेटा मिलता है और मुझे बेटर कंक्लूजन्स नहीं मिलते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है, देखो बोलती क्या है, वो बोलती है दिस इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन मिली है s इज इक्वल टू सी ए रेज पावर z, दिस इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, s इज इक्वल टू सी ए रेज पावर z is converted into log equation by putting log on both sides, हमने क्या किया, इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया लॉगरिथम इक्वेशन में। कैसे, मैंने इसको लॉग लगाया पहले, जैसे अगर मैं लॉग लगाऊंगा तो मुझे बनेगा ये log of s इज इक्वल log of c प्लस z log a, ये मुझे एक नई इक्वेशन बनी, इसको नाम बोलते हैं लॉग इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लॉग इक्वेशन या लॉग इक्वेशन, ठीक है, लॉग इक्वेशन। तो मैंने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट किया किस में, लॉग इक्वेशन। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि बच्चे देखो, जब मैं इस डेटा तो मैं वही ले रहा हूं, वही डेटा जब मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं ना, जो मुझे ग्राफ्स मिलते हैं ना, ग्राफ ध्यान देना, जो मुझे ग्राफ मिलता है ना एस और ए के बीच में, जो मुझे ग्राफ मिलता है किसके बीच में, एस के बीच में और ए में, स्पेशीज रिचनेस और एरिया के बीच में, वो मुझे मिलता है एक स्ट्रेट लाइन। क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यहां पे मुझे क्या मिलता है, लीनियर कर्व मिलता है। क्या मिलता है, लीनियर कर्व मिलता है। कहां पे, लॉग इक्वेशन में या लॉग स्केल पे जब मैं यही डेटा पुट करता हूं, जो मैंने वहां डेटा पुट किया, यहां पे मुझे हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व नहीं मिलता है, यहां पे मुझे एक लीनियर कर्व मिलता है।
और ये इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो कर्व भी कैसे मिलेगा, लीनियर कर्व मिलेगा। और लीनियर कर्व पे अगर मुझे किसी भी जगह ए और एस के बीच में रिलेशन निकालना हो तो मुझे देखो आराम से किसी भी जगह जो है अलग अलग वैल्यूज मिलते हैं, तो यहां पे कोई ओवरलैपिंग ऑफ डेटा नहीं हो रहा है। तो ये चीज भी याद रखना, ये जो है ये रियल डेटा है और दिस इज रियल इन लाइफ। रियल कर्व जो मुझे नेचर में मिलता है ना, वो मिलता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम बनाते हैं सो दैट वी कैन गेट बेटर कंक्लूजन्स। तो लॉग इक्वेशन जो होता है इसका याद रखना, इट गिव्स बेटर कंक्लूजन्स, इट गिव्स बेटर कंक्लूजन्स। बस खत्म, बस खत्म। तो ये था करो एक वाला ग्राफ, ये था दूसरा वाला ग्राफ। यहां पे लीनियर कर्व मिलता है, यहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व मिलता है। ये चीज, ये रियल जो इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, ये जो है जो हम लॉग पुट करके बनाते हैं इक्वेशन, इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ लीनियर आता है, इस इक्वेशन का ग्राफ जो है वो ऐसा आता है। z क्या होता है, स्लोप ऑफ कर्व। बच्चा समझना z का मतलब, अब लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ z का वैल्यू समझना बच्चा। देखो बच्चा, ये मेरे पास ग्राफ है, ये s और a के बीच में है। अगर मुझे कर्व ऐसा होगा, अब मैं लीनियर कर्व ही लूंगा क्योंकि उसमें बेटर कंक्लूजन है, या अगर मुझे कर्व ऐसा मिलेगा, या अगर मुझे कर्व ऐसा मिलेगा, देखो इस कर्व का मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है लेकिन स्पेशीज का नंबर बहुत कम बढ़ रहा है इसका, तो इस कर्व का मतलब लो स्पेशीज रिचनेस, लो स्पेशीज रिचनेस। अब इसी तरह इसका देखो, इसका मतलब है एरिया इंक्रीज होता है, स्पेशीज नंबर बढ़ रहा है, लेकिन इसका देखो बहुत कम एरिया में, इतने एरिया में इतना नंबर ऑफ स्पेशीज बढ़ा, दैट मीन्स इसका मतलब है हाई स्पेशीज रिचनेस। ये किसी ऐसी जगह का कर्व है जहां पे स्पेशीज रिचनेस क्या है, बहुत ज्यादा है, जहां पे स्पेशीज रिचनेस क्या है, बहुत ज्यादा है। ये इसका है और ये इसका है। तो जो एस है, जो एस है, ये सॉरी z वैल्यू है, स्लोप ऑफ कर्व, अगर कर्व जो है ज्यादा स्टीपर होगा, ज्यादा ऐसे खड़ा होगा, इट मींस दैट रिप्रेजेंट्स हाई स्पेशीज रिचनेस। अगर वो क्या होगा, लो स्टीपर ऐसे होगा, इट मींस लो स्पेशीज रिचनेस। तो ये होता है सिग्निफिकेंस ऑफ z। क्या होता है, सिग्निफिकेंस ऑफ z। और दूसरी चीज ये भी याद रखना, जितने एरिया बड़े होंगे, जितने एरिया बड़े होंगे, लार्जर एरियाज हैव हाई larger areas have more high species richness। अगर इनमें species richness ज्यादा है, larger areas में species richness ज्यादा है, thus इनमें क्या होगा, thus have high, इनमें high z का वैल्यू होता है। क्या होता है, z का वैल्यू होता है। तो छोटे छोटे रीजन्स में याद रखो, स्मॉलर रीजन्स में z का वैल्यू होता है 0.1 से 0.2, छोटा रीजन। फिर वो छोटा रीजन किसी भी जगह का हो, किसी भी जगह का हो। और याद रखना, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट इन स्मॉल एरियाज रिगार्डलेस ऑफ रीजन एंड टैक्सोनॉमिक ग्रुप। फॉर एग्जांपल, छोटे रीजन का आप जब z वैल्यू निकालोगे ना, आपको वो कम मिलेगा 0.1 टू 0.2। फिर आप वहां पे z वैल्यू किसी का भी निकालो, बर्ड्स का निकालो, लीपर्ड का निकालो, टाइगर का निकालो, किसी भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप का निकालो, z वैल्यू कम ही आएगा 0.1 टू 0.2। या आप किसी भी जगह का निकालो, आप ब्रिटेन का निकालो, आप इंडिया का निकालो, आप पाकिस्तान का निकालो, आप अफगानिस्तान का निकालो, आप किसी भी जगह का z वैल्यू निकालो, छोटा रीजन का z वैल्यू कम होगा, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म, किसी भी स्पीशीज का z वैल्यू निकाल रहे हो। एक चीज ये याद रखना, बड़े एरिया जो होते हैं उनका z वैल्यू ज्यादा होता है, 0.6 टू 1.12 z वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूगिवरस बर्ड्स, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स या मैमल जो है, उनका z वैल्यू जो है वो होता है 1.15। ये चीज आप याद रखना, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ z, ये आप एग्जाम में पुट करना। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन खत्म। क्या हो गया, दूसरा क्वेश्चन खत्म। तीसरा क्वेश्चन होता है रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस क्या होता है। सुनो बच्चा, पहले समझना रिवेट पॉपेट हाइपोथेसिस क्यों आया। मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, अगर नेचर में बायोडाइवर्सिटी कम होगी, अगर नेचर में बायोडाइवर्सिटी कम होगी, या अगर किसी जगह पे किसी इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी कम होगी, उसका कैसा इफेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में शेर गायब, लिपर्ड गायब, उसका क्या इन्फ्लुएंस होगा। या कश्मीर में जो है एप्पल ट्री गायब, कश्मीर में जो है पॉपुलर ट्री गायब, उसका क्या इफेक्ट होगा। कश्मीर में जो है डॉग्स गायब, उसका क्या इफेक्ट होगा। तो रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट है इकोसिस्टम पे, हमें वो एक्सप्लेन करना है, उसका क्या इफेक्ट होगा। और इसी का इफेक्ट क्या होगा, वहां में एक हाइपोथेसिस से मिलता है, उसको नाम बोलते हैं रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस, जिसको दिया था पॉल एंड्रिच ने। किसने, पॉल एंड्रिच वाज द साइंटिस्ट जिसने रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस दिया था। और रिवर पॉपेट हाइपोथेसिस हम एक्सप्लेन करते हैं कि इफेक्ट ऑफ रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, अगर बायोडाइवर्सिटी कम होगी उसका इफेक्ट क्या होगा। देखो इसने कैसे एक्सप्लेन किया उस चीज को, बच्चा ध्यान देना, इसने कैसे एक्सप्लेन किया। सबसे पहली चीज इसने बोला, आप ले लो एक एरोप्लेन, क्या ले लो, एरोप्लेन।
ठीक है, मैंने बोला ठीक है, लिया गया एरोप्लेन। बोला आप एरोप्लेन की तुलना करो इकोसिस्टम के साथ। किसके साथ? इस साइड में मेरे पास है, इसके मुकाबले क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? एक जगह है जहां पे काम हो रहा है, इसने बोला अब मान के चलो इस एरोप्लेन को जोड़ के रखते हैं, ना वो नट्स, वो ब्रिंज मन कशीर पे वना, इनको नाम बोलते हैं रिवेट्स। क्या बोलते हैं? रिवेट्स। तो इसने रिवेट्स की तुलना की कि इकोसिस्टम में होते हैं स्पेशीज, तो रिवेट्स की तुलना किसके साथ हो गई? स्पेशीज के साथ। तो इसने बोला जैसे एरोप्लेन में बहुत सारे रिवेट्स होते हैं, इकोसिस्टम में बहुत सारे स्पेशीज होते हैं। इसने बोला अगर कोई बंदा जहाज में चढ़ा, ठीक है, a person starts to remove, कोई बंदा जहाज में चढ़ा और उसने रिवेट्स निकाल दिए, स्टार्ट्स टू रिमूव रिवेट्स। इसने बोला अगर कोई बंदा जहाज में चढ़ा, अब वो उसके ब्रिंज जो है लाइक सीट का, कुर्सी का रिवेट एक निकाल दिया, ऐसे करके वो 2-4 रिवेट्स निकाल रहा है। उसने बोला एरोप्लेन पे पहले कोई इफेक्ट पड़ेगा? मैंने बोला नहीं, अगर आप 2-4 कुर्सी के रिवेट्स निकाल रहे हो उस पे एरोप्लेन पे कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा, बहुत कम असर पड़ेगा। सिमिलरली अगर यहां पे फ्यू स्पेशीज एक्सटिंक्शन होगा, क्या होगा? फ्यू स्पेशीज एक्सटेंशन, कुछ स्पेशीज जो है वो एलिमिनेट होंगी, एक्सटेंशन होंगी, ठीक है, उनका बायोडा इकोसिस्टम पे कोई असर पड़ेगा? मैंने बोला हाँ पड़ेगा, लेकिन अगर बहुत कम स्पेशीज एक्सटिंक्ट होंगे, नंबर स्पेशीज का ज्यादा 1-2 स्पेशीज एक्सटिंक्ट होंगे, उनका इकोसिस्टम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसने बोला लेकिन अगर इसी पर्सन ने बहुत सारे रिवेट्स निकाल दिए, क्या निकाले? अगर इस पर्सन ने इसने बहुत सारे रिवेट्स निकाल दिए, मोर रिवेट्स रिमूव्ड, इसने बोला अगर इसने मोर रिवेट्स रिमूव किए उस पे एरोप्लेन की फंक्शनिंग पे असर पड़ेगा? मैंने बोला हाँ, एरोप्लेन की फंक्शनिंग पे जब आप सारी कुर्सी के रिवेट्स निकाल दोगे, ठीक है, तो उससे एरोप्लेन की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी है अगर मोर स्पेशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए, क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, उससे जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा किस पे? इकोसिस्टम पे। किस पे? इकोसिस्टम में। फिर इसने बोला अगर कोई बंदा ऐसा होगा उसने रिवेट्स ऑफ विंग, मतलब जो पख है यहां पे एरोप्लेन के, उन्हीं के रिवेट्स निकाल दे, एरोप्लेन क्या होगा? खत्म, डिस्ट्रॉयड, उड़ नहीं पाएगा। अगर रिवेट्स ऑफ विंग्स निकाल दिए, एरोप्लेन क्या हो गया? डैमेज। क्या हो गया? फाइनली फुल्ली डैमेज्ड। वैसी एनसीईआरटी बोलती है अगर आप यहां पे कोई इकोटोन स्पेशीज रिमूव करते हो, कीस्टोन स्पेशीज, अरे यार, अगर आप किसी कीस्टोन स्पेशीज को रिमूव करते हो, इकोसिस्टम पे बहुत बड़ा डैमेज होगा, बहुत बड़ा। कीस्टोन स्पेशीज वो स्पेशीज होते हैं जो किसी इकोसिस्टम को ना स्टेबलाइज करके रखते हैं। जैसे कि मैं बोलूंगा यहां पे कौन है? टाइगर है इंडिया में। टाइगर की वजह से जो है ना इकोसिस्टम मेंटेन रहता है। टाइगर नहीं होता है ना, हर्बीवोर की पॉपुलेशन क्या होगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उससे इकोसिस्टम अनस्टेबल होगा। तो ऐसी स्पेशीज जिसका इकोसिस्टम पे मेजर इन्फ्लुएंस होता है, जो उसको स्टेबलाइज करके रखता है, ऐसी स्पेशीज को बोलते हैं कीस्टोन स्पेशीज। तो अगर कोई खास स्पेशीज जिस पे इकोसिस्टम का सबसे ज्यादा इफेक्ट है, ठीक है, अगर ये स्पेशीज रिमूव होगी, क्या होगी? रिमूव होगी, एक्सटिंक्ट हो गई, इसका इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एनालॉजी देने का मतलब यही था कि आपको सिखाऊं अगर इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी कम होगी उसका इफेक्ट क्या होगा। तो सिंपली अगर इकोसिस्टम में 1 स्पेशीज 2 स्पेशीज निकलेंगे ना तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन अगर आप ज्यादा स्पेशीज एक्सटेंशन होगा ना उससे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप कीस्टोन स्पेशीज, मेन स्पेशीज निकाल रहे हो ना इकोसिस्टम से, तो इकोसिस्टम पे सबसे ज्यादा मेजर इफेक्ट पड़ेगा। वैसे ही एरोप्लेन में रिवेट्स होते हैं, अगर आप कुछ रिवेट्स निकाल रहे हो, कुर्सियों के रिवेट्स, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एरोप्लेन की सेफ्टी पे। लेकिन अगर आप ज्यादा रिवेट्स निकाल रहे हो तो उससे एरोप्लेन की सेफ्टी पे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप रिवेट्स ऑफ विंग्स निकाल रहे हो तो एरोप्लेन जो है ये डैमेज ही होगा, फाइनली डैमेज होगा। इसका थ्योरेटिकल पार्ट ये है, एनालॉजी चेक करनी होती है, और एनालॉजी तो मैंने यहाँ पे बना दी। एरोप्लेन की एनालॉजी इकोसिस्टम के साथ, स्पेशीज की एनालॉजी रिवेट्स के साथ, इन दो की
रिमूवल ऑफ रिवेट्स का मतलब स्पेशीज का एक्सटिंक्शन होना, और लास्ट वाला जो एनालॉजी है वो है रिवेट्स ऑफ विंग की एनालॉजी किसके साथ है, कीस्टोन स्पेशीज के साथ है। यहां पे लिखा हुआ है, खत्म ये वाला टॉपिक। इसके बाद नेक्स्ट जो है व्हाट इज एक्सटिंक्शन एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप। सुनो बच्चों, मैं ऐसे सिखाऊंगा आपको एक्सटिंक्शन क्या होता है। जब कोई स्पेशीज प्लेनेट अर्थ से कंप्लीटली डिसअपीयर होता है, जब इसका लास्ट लिविंग इंडिविजुअल गायब हो जाता है ना, उस टाइम हम बोलते हैं वो स्पेशीज क्या होगी, कंप्लीटली डिसअपीयर होगी, और उसको हम नाम बोलते हैं एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन इज कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ अ स्पेशीज फ्रॉम द प्लेनेट अर्थ। ठीक है, ये चीज आप याद रखना। अब जो ये एक्सटिंक्शन होता है 3 टाइप्स का होता है। एक को नाम बोलते हैं मास एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं, मास एक्सटिंक्शन, नेचुरल एक्सटिंक्शन, ठीक है, नेचुरल एक्सटिंक्शन, और तीसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन, ये 3 किस्म के एक्सटिंक्शन होते हैं, इनको याद रखो। अब सुनो, नेचुरल एक्सटिंक्शन क्या है, कोई स्पीशीज नेचुरली गायब होना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कश्मीर में डॉग्स रह रहे हैं, अगर डॉग्स को फॉर एग्जांपल फूड की किल्लत हो रही है, इनको फूड नहीं मिल रहा है फॉर एग्जांपल, और ये खुद के लिए फूड नहीं ला पा रहे, धीरे धीरे करके ये क्या होंगे, गायब होंगे। क्या होंगे, ये धीरे धीरे करके क्या होंगे। तो डॉग स्पेशीज अगर नेचुरली इनको ये सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट नहीं है, ये अपना फूड एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, ये इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अडॉप्ट नहीं हो पा रहे, धीरे धीरे करके विद इन 100,000 मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे धीरे करके क्या होंगे, गायब हो जाएंगे। तो नेचुरली कोई स्पेशीज गायब होना, डिसअपीयर होना, क्योंकि वो फिट नहीं है नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशन में, ठीक है, ऐसे एक्सटिंक्शन को हम नाम बोलते हैं नेचुरल एक्सटिंक्शन, और ये बहुत स्लोली होता है। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एक स्पेशीज को एक्सटिंक्ट होने में। दूसरा होता है मास एक्सटिंक्शन। मास एक्सटिंक्शन होता है जहां किसी कैटास्ट्रोफी की वजह से किसी पर्टिकुलर जगह बहुत सारी स्पेशीज एक ही साथ क्या होती है, गायब होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेटेरियोराइट आता है, ठीक है, अर्थ की सरफेस से पड़ रहा है, और वहां पे 4-5 स्पेशीज को क्या करता है, गायब ही कर देता है, और वो स्पेशीज फॉर एग्जाम्पल उसी जगह पे पाई जाती है। तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एक्सटिंक्शन हो सकता है। लेकिन जो मास एक्सटिंक्शन है, ये एक स्पेशीज को गायब नहीं करेगा, ये बहुत सारी स्पेशीज को एक साथ गायब करेगा, और ये एब्रप्ट होता है, अचानक आता है। मास एक्सटिंक्शन जो कैटास्ट्रोफी की वजह से हो, मेटीरियोराइट्स की वजह से हो। अर्थ ने आज तक 5 मास एक्सटिंक्शन जो है एक्सपीरियंस किए। थर्ड होता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से एक्सटिंक्शन। एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन दैट मीन्स मैन मेड एक्सटिंक्शन। जो हम करते हैं ना, लाइक जंगलों को तोड़ रहे, फ्रेगमेंटेशन कर रहे हैं, या हम किसी स्पेशीज को ज्यादा यूज करते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट यूज करते हैं, ठीक है, ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, या हम किसी स्पेशीज की हंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, हंटिंग ज्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से भी स्पेशीज क्या होती है, एक्सटिंक्ट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ह्यूमन की वजह से, ह्यूमन की वजह से जो पैसिफिक आइलैंड्स है ना, पैसिफिक आइलैंड्स देखो, जो पैसिफिक आइलैंड्स है, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड्स, यहां पे पहले बहुत सारे बर्ड स्पेशीज रह रहे थे। क्या रह रहे थे, बर्ड स्पेशीज रह रहे थे। इंसान जो है, इंसान बसने गया कहां पे, पैसिफिक आइलैंड्स पे, इंसान वहां पे ट्रैवल करने लगा, तो वहां पे कॉलोनाइजेशन की, वहां पे ह्यूमन्स का कब्जा हो गया, और ह्यूमन्स की कॉलोनाइजेशन की वजह से, इंसानों की वजह से वहां से 2000 स्पेशीज ऑफ नेटिव बर्ड जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए इंसानों की वजह से। इसी तरह कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शन जो इंसानों की वजह से हुए वो होते हैं, डोडो जो है ना, डोडो, ये इन ह्यूमन्स की एक्टिविटी की वजह से जो है एक्सटिंक्ट हुआ। कॉगा, थाइलासीन, ठीक है, हमारे पास है स्टेलर सी काउ, हमारे पास है टाइगर की 3 सब स्पेशीज, बाली, जवान, कैस्पियन, ये सब जो है ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, चाहे ओवर एक्सप्लॉयटेशन या हंटिंग की वजह से गायब हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। इसको नाम बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। और ये एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, नेचुरल एक्सटिंक्शन बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन जो एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है ना, ये बोला जा रहा है इट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन नेचुरल एक्सटिंक्शन। ये बहुत तेज हो रहा है। अब जितना तेज हो रहा है उतना तेजी से स्पेशीज को क्या कर रहा है, गायब करा रहा है। एनसीईआरटी बोलती है, वो मैंने लिखा है नहीं यहां पे, बोल रहा है अगर ऐसा ही चलता रहा कुछ सालों में, कुछ आने वाले 100,000 सालों में, आधी स्पेशीज जो है ना, आधी बायोडाइवर्सिटी गायब ही हो जाएगी, अगर एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन उसी पेस से रहा जिस पेस से चल रहा है। दैट मीन्स इसकी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन की वजह से जो है, इससे कम स्पेशीज गायब नहीं होती, इससे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्पेशीज ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। ये चीज ऑफ याद रखना। दीज आर द टाइप्स ऑफ एक्सटिंक्शन। ये मैंने बहुत कॉन्साइज किया, एनसीईआरटी में बहुत लिखा है, लेकिन मैंने बहुत कॉन्साइज किया आपके बोर्ड्स के लिए, 3 मार्क्स का सवाल के लिए इतना डेटा बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। बच्चा, बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज क्या है, चार रीजन है, 4 रीजन। पहला रीजन जो होता है उसको नाम बोलते हैं हैबिटेट
लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये कोई बड़ा मसला नहीं, आप खुद भी लिख सकते हो। तीसरा होता है एलियन स्पेशीज इन्वेजन, एलियन स्पेशीज इन्वेजन। और फोर्थ होता है को एक्सटिंक्शन। मैं आपको चारों के चारों पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान देना। देखो हैबिटेट लॉस फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। हम जो है, जंगल एक हैबिटेट है, हम क्या है, हम वहां पे रोड्स बनाते हैं, वहां बिल्डिंग्स बनाते हैं, ठीक है, मतलब खुद के यूज के लिए इंडस्ट्रीज बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या है, अब जब जंगल में जाते एक हैबिटेट था, बड़ा सा हैबिटेट, आपने बीच में रोड डाला, उसकी वजह से हैबिटेट की क्या हो गई, फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट जो है वो हिस्सों में टूटा। हैबिटेट होता है रहने की जगह, रहने की जगह। तो जो नेचुरल हैबिटेट्स है, लाइक फॉरेस्ट्स है, आपने इसमें रोड बना के, बिल्डिंग्स बना के, इंडस्ट्रीज बना के, या नए नए प्रोजेक्ट प्लेग्राउंड बना के आपने उसकी फ्रेगमेंटेशन की, आपने इसको हिस्सों में डिवाइड किया, हिस्सों में डिवाइड किया। अब उसकी वजह से जब जंगल में नेचुरल हैबिटेट में आप रहने गए वहां पे, तो वहां पे बहुत सारों के घर क्या होते, खो जाते। उसको आप नाम क्या बोलते हो, हैबिटेट लॉस। तो फ्रेगमेंटेशन की वजह से क्या होता है, हैबिटेट लॉस। कुछ एनिमल्स ऐसे होते, ध्यान देना, जैसे टाइगर है, लायन है, मेनली लायन में बताऊंगा, या माइग्रेटरी बर्ड्स है, ये उस जगह रहना पसंद करेंगे जहां पे जो है लार्ज एरिया है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स और जो लायन है, दे प्रेफर वो टेरिटरीज जहां पे बहुत सारा लैंड एरिया हो। तो लायन को उसी एरिया में पसंद आता है रहना जहां पे एरिया ज्यादा हो। लेकिन अगर आपने बीच में रोड बना दिया, एरिया को छोटा किया, लायन उस जगह पे नहीं रहेगा, उसको वहां से भागना पड़ेगा। दैट मीन्स उसने अपना हैबिटेट खो दिया, उसने अपना हैबिटेट खो दिया, क्योंकि वो स्मॉल एरियाज में रह नहीं सकता। तो बहुत सारी ऐसी स्पेशीज हैं जो ह्यूमंस के क्लोज नहीं रह पाते। जब आप वहां पे फ्रेगमेंटेशन कर रहे हो, इस वजह से बहुत सारों के हैबिटेट जो हैं वो लॉस होते हैं। एनसीईआरटी बोलती है, अगर आप करोगे ना सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करोगे, एक जमाना था, ये लैंड एरिया कितना ऑक्यूपाई करता था, 14%। लेकिन हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने वहां पे क्या किया, सोयाबीन कल्टीवेट किया, हमने वहां पे क्या किया, ग्रासलैंड्स बनाए। हमारे इन्फ्लुएंस की वजह से अभी जो है ये खाली 6% जो है लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, जो कि एक टाइम पे 14% लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, अब खाली 6% लैंड एरिया ऑक्यूपाई करते हैं। ये हमें 20%, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना बच्चा, यह हमें 20% ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। 20% ऑक्सीजन इधर से ही आता है। आप सोचो, इसका 14% लैंड एरिया एक टाइम पे ऑक्यूपाई कर रहा है, आपने इसको 6% पे पहुंचा दिया। क्यों? इंसानों ने कब्जा किया, इंसानों ने कब्जा किया, हैबिटेट्स की फ्रेगमेंटेशन की, जिसकी वजह से बहुत सारों के क्या हो गए, हैबिटेट लॉस हो गए। ये चीज याद रखो। दूसरा पॉइंट, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन ड्यू टू ह्यूमन सेटलमेंट, बिल्डिंग रोड्स बैडली इफेक्ट्स एनिमल। ये उन एनिमल्स को इफेक्ट करता है जिनको पसंद होते हैं लार्ज टेरिटरीज, जिनको बड़े एरिया चाहिए रहने के लिए, और जो माइग्रेटरी एनिमल्स होते हैं उनको भी लार्जर एरिया चाहिए। अब जब आपने फ्रेगमेंटेशन की, उनको अब छोटे एरियाज होते हैं तो उनको निकलना पड़ता है उन जगहों से, और उनका एक्सटिंक्शन का खतरा बढ़ता है, लॉस बढ़ता है। दूसरा होता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ये होता है, लाइक मुझे किसी को यूज करना है, मुझे उसको इस तरह यूज करना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी वो मौजूद रहे। मुझे किसी भी, उसको नाम बोलते हैं सस्टेनेबल यूसेज। सस्टेनेबल यूसेज होता है अगर आप किसी भी स्पेशीज को यूज करें, फॉर एग्जांपल हम शीप को यूज करें खाने के लिए, हम प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज को यूज कर रहे हैं, हम जो है और भी बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी या स्पेशीज को कंज्यूम करते हैं खुद के लिए, फायदे के लिए, तो इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए या तो खाने के लिए। लेकिन हमें उनको इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारा पेट भी भरे, हमारी नीड भी फुलफिल हो, और जो हमारे बाद फ्यूचर जनरेशन आने वाले उनके लिए भी कुछ बचे। लेकिन ऐसा होता है जब हमारी नीड, हमारी जरूरत लालच में बदलती है ना, व्हेन आवर नीड टर्न्स इनटू ग्रीड, हम चाहते हैं ज्यादा पैसा कमाए, हम चाहते हैं किसी स्पेशीज को ज्यादा यूज करें, उसको नाम बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो इस ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी क्या होता है, बहुत सारी स्पेशीज क्या हुई है, एक्सटेंट हुई है। अभी मैंने जो दिया था ना एग्जांपल, डोडो और स्टेलर सी काऊ का और पैसेंजर पिजन जो है, ये तीनों एक्सटेंट हुए लास्ट के 500 साल में। किसकी वजह से? ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। ये सवाल आता है, ये 3 ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से खत्म हुए। तीसरा होता है एलियन स्पेशीज इन्वेजन। देखो बच्चा, एलियन स्पेशीज इन्वेजन क्या होता है, अगर मैं फॉरेन से कोई स्पेशीज यहां ला रहा हूं, उस स्पेशीज को आप नाम बोलते हैं एक्सोटिक स्पेशीज या एलियन स्पेशीज। अब दिक्कत यह होती है, जब भी ये एलियन स्पेशीज आप लाओगे ना, फॉरेन से कोई स्पेशीज लाया, फॉर एग्जांपल वाटर है यहां से, जैसे हमने लाया था, इसका नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता है। जो स्पेशीज यहां रहता ही नहीं है, उसका कोई प्रेडेटर हो ही नहीं सकता। जो स्पेशीज यहां रहता नहीं था, अवेलेबल नहीं था, तो उसका कोई नेचुरल प्रेडेटर था ही नहीं। तो ऐसी स्पेशीज, ऐसी एक्सोटिक स्पेशीज जब आती है, ये हमारे लोकल इन्वायरमेंट है, कुछ ऐसे होते हैं, ये हमारे लोकल इन्वायरमेंट है, बहुत फैलते, और ये दूसरे स्पेशीज का रहना जो है मुश्किल करते हैं। क्या करते हैं? मुश्किल करते हैं। उसको नाम बोलते हैं एलियन स्पेशीज इन्वेजन। तो व्हेन एवर एन एलियन स्पेशीज इज इंट्रोड्यूस्ड, या तो इंटेंशनली
या तो अनइंटेंशनली, सम ऑफ देम टर्न इनटू इन्वेसिव, सम ऑफ देम टर्न इन्वेसिव। इन्वेसिव मतलब ये रैपिडली ग्रो करते हैं, कुछ जो है, कुछ सारे नहीं, कुछ जो है वो रैपिडली ग्रो करते हैं, जैसे कि वाटर हायासिंथ जो है वो रैपिडली ग्रो करते हैं, एंड ये डिक्लाइन कराते हैं किन की, इंडिजिनस स्पेशीज। इंडिजिनस स्पेशीज मतलब लोकल स्पेशीज को धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म करते हैं। एग्जाम्पल है, नाइल परिच में हमने एक प्रेडेटर फिश को इंट्रोड्यूस किया था लेक विक्टोरिया में इन ईस्ट अफ्रीका। नाइल परिच एक फिश है, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया था कहां पे, लेक विक्टोरिया में। जब हमने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ये एक प्रेडेटर था, इसने 200 स्पेशीज ऑफ चिचलिड फिश को एक्सटेंड करवाया। दैट मीन्स ये जो था एलियन स्पेशीज था, इसने इंडिजिनस स्पेशीज को क्या किया, गायब भी करा दिया। ये होता है एलियन स्पेशीज इन्वेजन। लास्ट होता है को एक्सटिंक्शन। क्या होता है, को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन होता है जब कोई दो स्पेशीज, फॉर एग्जांपल दो स्पेशीज आपस में म्यूचुअलिज्म शो कर रहे हो, ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म, फिग एंड फिग वास्प, फिग एंड फिग वास्प। बच्चा देखो, एक वास्प है, एक इंसेक्ट है, क्या है, एक इंसेक्ट है। फिग जो है एक प्लांट है, क्या है, प्लांट है। ये आपस में जो है म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। क्या म्यूचुअलिज्म, ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। दैट मीन्स एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, इसकी पॉलिनेशन इसके बगैर हो नहीं सकती, इसको रहने की जगह इसके बगैर कोई दे नहीं सकता। तो दे शो ओब्लिगेट, ओब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट म्यूचुअलिज्म, ओब्लिगेट म्यूचुअलिज्म शो करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर फिग खत्म हो गए ना एक्सटिंक्ट, इसकी वजह से खुद ब खुद फिग वास्प होगा। अगर फिग वास्प खत्म हो गए, उसकी वजह से खुद ब खुद फिग खत्म होगा। इसको नाम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन। एक की वजह से दूसरा एक्सटिंक्ट होना, एक की वजह से दूसरा एक्सटिंक्ट होना। एग्जांपल मैंने दिया को इवॉल्व्ड प्लांट पॉलिनेटर एक्सटिंक्शन, इसी का एग्जांपल दिया मैंने। इसको नाम बोलते हैं को एक्सटिंक्शन, खत्म। तो ये भी आता है 5 नंबर का सवाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इट इज इंपॉर्टेंट। ये आता है, बहुत दफा आया हुआ है। फिर है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट का है, क्वेश्चन ये आता है, लेकिन हमारा टॉपिक ये है, हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, लाइक हम इस डाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं। डाइवर्सिटी जो है बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मुझे इससे बहुत सारे फायदे मिलते हैं। मुझे खाना मिलता है, फूड मिलता है, पैसा मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इकोसिस्टम को बचाना, इकोसिस्टम को बचाना। कभी ये भी पूछा जाता है, हमें बताओ क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी को बचाना। बच्चा इसलिए जरूरी है, हमें इससे फायदे मिलते हैं, ह्यूमन्स को डायरेक्ट फायदे मिलते हैं, डायरेक्ट फायदे मिलते हैं। हमें वुड मिलता है, हमें फूड मिलता है, हमें फायरवुड मिलता है, हमें इससे बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं, हमें मेडिसिन मिलते हैं, मेडिसिन तक मिलते हैं। हम किसी स्पेशीज का इस तरह यूज करते हैं कि हमें बहुत सारा इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, ठीक है। हमें जो है ऑक्सीजन मिलता है, ये चीजें मिलती है। और यह हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें जो है बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। अब तरीका क्या है, कैसे बचाए बायोडाइवर्सिटी को। मेरे पास दो तरीके, एक है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा है आउट सीटू एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक जो है वो है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा क्या है, एक्स सीटू कंजर्वेशन। देखो बच्चा, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है, मुझे बचाना है टाइगर को। क्या बचाना है, टाइगर को। टाइगर जो है एक जगह पे रह रहा है, एक फॉरेस्ट में रह रहा है, ठीक है। टाइगर कहां पे रह रहा है, एक फॉरेस्ट में रह रहा है। मैंने देखा टाइगर को खतरा है हंटिंग से, क्यों ना टाइगर को बचाए। दो तरीके टाइगर को बचाने के, या तो ये मैं इस पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इस पूरे एरिया को ही प्रोटेक्ट करूंगा, मैं पूरे फॉरेस्ट को ही प्रोटेक्ट करूंगा। तो टाइगर को बचाने के लिए मैं इस पूरी जगह को क्या करता हूं, फेंसिंग करता हूं, किसी को अलाउड नहीं करता हूं इसके अंदर, इधर कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं करता हूं। दैट मीन्स मैंने टाइगर को अपने घर में ही प्रोटेक्ट किया। ऐसी कंजर्वेशन को नाम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ऑन साइट कंजर्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्पेशीज को थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, कोई स्पेशीज खतरे के एंड के कगार पे है, ठीक है, उसका नंबर धीरे धीरे घट रहा है, तो अगर मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है, अगर मुझे उसको कंजर्व करना है, एक तरीका यह है उसको उसी जगह पे कंजर्व करो। दैट मीन्स मैं इस टाइगर को बचाने के लिए मैं इस पूरे फॉरेस्ट को क्या करता हूं, प्रोटेक्ट करता हूं। अब यहां पे इसका फायदा यह है, यहां पे खाली टाइगर नहीं बचेगा, यहां पे पूरे फॉरेस्ट में जो जितनी स्पेशीज होंगी वो सारी बचेंगी।
दैट मीन्स इस जगह पे बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। दैट मीन्स इधर के इकोसिस्टम जो होंगे, इधर के इकोसिस्टम होंगे वो भी प्रोटेक्ट होंगे, इधर के रेस्ट बाकी स्पेशीज जो होंगे, रेस्ट दूसरे स्पेशीज जो होंगे वो भी प्रोटेक्ट होंगे। तो इन सीटू कंजर्वेशन का फायदा ये है, वी प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स, and it is the on-site conservation, and on-site conservation is conservation of a particular species in its natural place, in its natural place। लिखा हुआ है देखो, conservation of a species in its natural ecosystem by protecting the whole ecosystem, therefore biodiversity at all levels is protected। For example, to save a forest tiger, whole forest is protected। इसमें एग्जाम्पल हैं दो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल कितने होते हैं, दो होते हैं, दो एग्जाम्पल हमने इसमें पढ़ने। एक इन सीटू कंजर्वेशन करने का तरीका है हॉटस्पॉट रीजन में, दूसरे क्या होते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। ये दो इन सीटू कंजर्वेशन करने के तरीके हैं, ठीक है। ये दो रीजन है जहां पे हम क्या करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, ऐसा याद रखो, ये दो रीजन ऐसे हैं जहां पे हम क्या करते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। दूसरा होता है मुझे शेर को बचाना है, मुझे शेर को बचाना है, मैं शेर को उठाता हूं एक जू में रखता हूं, क्या रखता हूं, जू में रखता हूं। तो यहां पे मैंने पूरे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं किया, मैंने खाली किसको किया, टाइगर को प्रोटेक्ट किया, लेकिन कहां पे, इसके घर के बाहर, इसके घर के बाहर। उसको नाम बोलते हैं ऑफ साइड कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज आउटसाइड इट्स नेचुरल इकोसिस्टम व्हाइल इट इज फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर स्पीशीज को जिसको खतरा है उसको उसके घर से उठाना, जहां पे उसको खतरा है उससे जगह से उठाना, किसी ऐसी जगह डालना जहां पे खतरा ना हो। जैसे कि जोलॉजिकल पार्क्स में, जूज में आप एनिमल्स को रखते हो, वो आप रखते हो किस पर्पस के लिए, कंजर्वेशन पर्पस के लिए, फिर वो अलग बात है, वहां पे वो बेचारे सड़ते हैं। बॉटनिकल पार्क्स, जैसे हमारा बॉटनिकल गार्डन है, अक्सर आप देखते हो ना उधर हम क्या लगाते हैं, प्लांट्स लगाते हैं ना, अचानक वो वहां के नेचुरल नहीं है, लेके आते और गाड़ देते हैं वहां पे बॉटनिकल गार्डन्स में। तो बाहर से लाया कोई प्लांट स्पीशीज, वहां पे क्या किया, कल्टीवेट किया, एक्स सीटू कंजर्वेशन, घर के बाहर। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गमेट्स, हम गमेट्स को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के गमेट्स को स्टोर करते हैं किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, ताकि उसका लाइफ स्पान बढ़े। तो वो भी एक टाइप है क्या, ऑफ साइड कंजर्वेशन। या सीड बैंक्स, हम एनिमल्स नहीं सॉरी प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करते हैं, प्लांट्स के सीड्स को कलेक्ट करते हैं, फिर स्टोर रखते हैं किसी जगह पे, उस जगह को फिर नाम बोलते हैं सीड बैंक। तो वहां पे भी हम क्या है, ऑफ साइड कंजर्वेशन है, घर के बाहर कंजर्वेशन है। तो ये चीजें रखना याद, ये होती है एक्स सीटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल एनवायरनमेंट, और ये होते हैं इसके एग्जांपल्स, क्या होते हैं एग्जांपल्स। ये होती है इनसाइड कंजर्वेशन, ऑन साइड कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन, और इसमें होते हैं दो रीजन जहां पे इन सीटू कंजर्वेशन करते हैं, हॉटस्पॉट रीजन एंड प्रोडक्टिव एरियाज। इसमें इंपॉर्टेंट जो है ना वो हॉटस्पॉट है, क्या है, हॉटस्पॉट है। देखो बच्चा हॉटस्पॉट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो हॉटस्पॉट रीजन है। देखो हॉटस्पॉट रीजन क्या है, हॉटस्पॉट्स, ये होते हैं रीजनस, ये वो जगह होते हैं रीजनस विद हाई स्पेशीज रिचनेस, हाई स्पेशीज रिचनेस, वो जगह जहां पे स्पेशीज रिचनेस ज्यादा हो, वो जगह जहां पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। थर्ड जगह डिग्री ऑफ थ्रेट टू स्पेशीज, डिग्री ऑफ थ्रेट टू स्पेशीज। सुनो बच्चे इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑन साइड इन सीटू कंजर्वेशन करनी, ऑन साइड कंजर्वेशन किसी स्पेशीज की, मुझे आप बोलोगे सर इधर एक पहाड़ है, उधर जो है लीपर्ड है, फॉर एग्जाम्पल उधर जो है लीपर्ड्स हैं, उनकी चलो ऑन साइड कंजर्वेशन करते हैं। देखो ऑन साइड कंजर्वेशन अगर आपको उनको हॉट स्पॉट्स में रखना है, हॉट स्पॉट रीजन में रखना है, इसके लिए 3 क्राइटेरिया है। क्या है, 3 क्राइटेरिया है मेरे पास। देखो क्या है, मैं जब किसी जगह पे जा रहा हूं ना, मुझे वहां पे बहुत ज्यादा स्पेशीज मिल रही है। क्या मिल रही है, क्या मिल रही है, मतलब मुझे इधर पहाड़ पे खाली लीपर्ड नहीं मिला, मुझे क्या मिला, मुझे वहां पे लीपर्ड के अलावा थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्पेशीज मिले, ज्यादा स्पेशीज। तो पहले क्राइटेरिया, मुझे एक रीजन मिला जहां पे स्पेशीज क्या है, ज्यादा है। दूसरा हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब होता है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म का मतलब यह होता है कि वो स्पेशीज जो है वो कन्फाइंड है उसी जगह, वो किसी और जगह वर्ल्ड के किसी और हिस्से में पाए नहीं जाते। एक तो इस जगह पे, इस पहाड़ी पे जो आपने मुझे बोला जाने को, एक तो वहां स्पेशीज का नंबर बहुत ज्यादा है, दूसरा वो जो स्पेशीज वहां पाई जाती है वो खाली उसी जगह पे पाई जाती है, तीसरा उन स्पेशीज को क्या है, खतरा है किसका,
एक्सटिंक्शन का खतरा है, एक्सटिंक्शन का खतरा है। तो जब मुझे दिखेगा ना ये 3 फीचर्स इस जगह में, मैं इस जगह को डिक्लेयर करता हूं हॉटस्पॉट। क्या डिक्लेयर करता हूं? हॉटस्पॉट। और मैं इसकी फेंसिंग करता हूं और मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूं। तो हॉटस्पॉट्स वो रीजन्स होते हैं जो हमने ही डिक्लेयर किया होता है कि ये हॉटस्पॉट्स है, जहां पे मुझे स्पेशीज रिचनेस ज्यादा मिलता है, जहां पे मुझे जो है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब जो वहां स्पेशीज हैं ज्यादातर वो उसी जगह पे कन्फाइंड है। तीसरा जो है उनको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन है, डिग्री ऑफ थ्रेट टू स्पेशीज, उनको थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन भी है वहां पे। ऐसी जगह को आप नाम बोलते हो हॉटस्पॉट रीजनस। और मेरे पास जो है हॉटस्पॉट रीजनस कितने हैं इंडिया में? 34 है। कितने हैं? 34 है। और सॉरी वर्ल्ड में टोटल हॉटस्पॉट्स इन द वर्ल्ड इज 34 ओवर 2% ऑफ लैंड एरिया। देखो लिखा है हॉटस्पॉट्स आर रीजनस दैट हैव हाई डिग्री ऑफ स्पेशीज रिचनेस, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब स्पेशीज कन्फाइंड टू दैट रीजन ओनली, डिग्री ऑफ थ्रेट भी होगा इनको, और वो डिग्री ऑफ थ्रेट मेनली होता है हैबिटेट लॉस मतलब फ्रेगमेंटेशन की वजह से, याद रखना। और एग्जांपल्स देने होते हैं इसके हॉटस्पॉट्स के। इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स है, इंडिया में 3 हॉटस्पॉट्स हैं। एक होता है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, दूसरा होता है हिमालय जो सबसे रिचेस्ट है बायोडाइवर्सिटी में, तीसरा होता है इंडो बर्मा। ये 3 हॉटस्पॉट रीजनस होते हैं। दूसरा होता है, मैंने आपको अभी पढ़ाया, दूसरा होता है प्रोटेक्टेड एरियाज। क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरियाज। और इन सीटू कंजर्वेशन के लिए दूसरा क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में 3 किस्म के एरियाज आते हैं, सॉरी 4 किस्म के एरिया आते हैं। पहला आता है नेशनल पार्क्स। क्या आता है? नेशनल पार्क्स एक। दूसरा आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तीसरा आता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या आता है? बायोस्फीयर रिजर्व। एंड लास्ट वाला आता है, फोर्थ आता है ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स। क्या आता है? सैक्रेड ग्रूव्स। सुनो बच्चा, सैक्रेड ग्रूव्स क्या होते हैं? ये वो जगह है जहां ये जो नेचुरल इन्वायरमेंट में जो जगह है इनको हम नेचुरली प्रोटेक्ट करते हैं उसी जगह पे जहां पे है। देखो पहले नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? ये होते हैं लार्ज एरियाज। क्या होते हैं? लार्ज एरियाज जहां पे हम प्रोटेक्ट करते हैं फ्लोरा और फौना को, फ्लोरा प्लस मतलब दोनों प्लांट और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इस जगह पे जब हम फेंसिंग करते हैं यहां पे एक्टिविटीज, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, एक्टिविटीज नॉट अलाउड, एक्टिविटीज नॉट अलाउड, ये चीज याद रखना। एक्टिविटीज यहां पे अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से छोटा एरिया ही होता है, तो ये भी एरिया होता है, लेकिन वहां पे वायर, यहां पे हम खाली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। यहां पे हम खाली वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। और यहां पे थोड़े से एक्टिविटीज क्या होते हैं? एक्टिविटीज अलाउड होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होते हैं। लाइक आप जा सकते हो वहां पे कुछ काट वाट जंगल वंगल काट सकते हो, थोड़ा ऐसा वैसा कुछ कर सकते हो, तो वहां पे एक्टिविटीज क्या है? अलाउड है। तीसरा होता है सैक्रेड ग्रूव्स। ये वो फॉरेस्ट्स होते हैं, फॉरेस्ट्स विद रिलीजियस इंपॉर्टेंस, फॉरेस्ट्स विद रिलीजियस इंपॉर्टेंस। होता है ना कोई फॉरेस्ट जहां हम बोलते हैं कि कोई कुछ बैठा होता है और उसको हम फिर प्रोटेक्ट करके रखते हैं उस एरिया को, ठीक है। ऐसी जगहों को नाम बोलते हैं सैक्रेड ग्रूव्स। क्या बोलते हैं? सैक्रेड ग्रूव्स। लास्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व। क्या होता है? ये होता है लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया। क्या होता है? बहुत बड़ा एरिया, लार्ज एरिया, वायर बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड, वायर बायोडाइवर्सिटी एट ऑल लेवल्स इज प्रोटेक्टेड। दैट मीन्स यहां पे हम प्लांट, एनिमल, इकोसिस्टम्स इज प्रोटेक्टेड, सबको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन याद रखना इसमें 3 रीजन होते हैं। एक होता है कोर रीजन, दूसरा होता है उसको नाम बोलते हैं बफर रीजन, और तीसरा जो इस एरिया में रीजन होता है उसको नाम बोलते हैं ट्रांजिशनल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशनल जोन, बफर जोन, कोर जोन, ट्रांजिशनल जोन। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? एक बड़ा सा एरिया होता है जहां पे हम बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और इस रीजन में हमने 3 एरिया सिलेक्ट किए होते हैं, लाइक फेंसिंग की होती है, पहले एक फेंसिंग, फिर दूसरी फेंसिंग, फिर तीसरी मार्केशन, ठीक है। 3 मार्क्स लगाए होते हैं। जो बीच वाला कोर रीजन है ना, यहां पे कोई अलाउड नहीं है, नो बडी इज अलाउड हियर। जो बफर जोन है ना, यहां पे अगर आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए जाना हो, लाइक आपका कोई रिसर्च चल रहा है किसी एनिमल पे, तो आपको यहां बफर जोन में अलो करते हैं। लेकिन ट्रांजिशनल जोन जो है, यहां पे जो है, यहां पे सब अलाउड है, यहां पे लोगों का रहना भी अलाउड है। लाइक ट्राइबल पीपल जो होते हैं ना, वो इस वाले एरिया का पार्ट भी होते हैं, वो इस वाले एरिया का पार्ट भी होते हैं। यही सब चीजें जो है मैंने यहां पे लिखी है। देखो, नेशनल पार्क्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, प्रोटेक्ट बोथ फ्लोरा एंड fauna here.
90 नेशनल पार्क्स होती है इंडिया में। फर्स्ट वन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, एक्टिविटीज यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। ये क्या होते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज वाइल्ड वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इंडिया में, यहाँ पे एक्टिविटीज अलाउड है। ये क्या होते हैं? लार्जर एरियाज होते हैं जहां पे बायोडाइवर्सिटी हर लेवल पे प्रोटेक्ट करते हैं। इसमें 3 जोन होते हैं, कोर जोन, बफर जोन एंड ट्रांजिशनल जोन। इंडिया में कितने? 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है। और सैक्रेड गूज होते हैं वो जंगल जिनमें रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। ये होते हैं कुछ क्वेश्चन जो है 5 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चन है। इस यूनिट को नाम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। इनको पढ़ना, इनको रिवाइज करना, इनको थ्योरेटिकल पर ऐसे ही लिखना, ठीक है। ये काफ़ी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है।